हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित हिंदी के 50 प्रश्न देखेंगे 2010 के। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन और आप भी देखिएगा कि आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है। रामचरित में समायोजित कुल कांड है A 8, B 9, C 7 और D है आपका 12। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा कहलाई। A यहाँ पर 343, B 346, C 356 और D 360। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 का अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो ये आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा A, 52 का A। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। A 1999, B 1850, C यहाँ पर 1900 यहाँ पर दिया है 1961 है और D है 1752। तो दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका B 1850 से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है हिंदी साहित्य का। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। A 14 सितंबर 1949, B 26 जनवरी 1950, C 15 अगस्त 1947 और D है 11 सितंबर 1955 को। तो दोस्तों, 54 का जो सही आंसर होगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित की गई हिंदी को। तो दोस्तों, यहाँ पर इसलिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 14 सितंबर क्या है, 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया और इसीलिए 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा। A मुंशी प्रेमचंद, B गोवर्धन राम N त्रिपाठी और C है भारतेंदु हरिश्चंद्र, D है फकीर मोहन सेनापति। तो दोस्तों, 55 का जो सही आंसर होगा अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक का लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। A रूपक अलंकार, B उपमा अलंकार, C यमक अलंकार और D है इसमें श्लेष अलंकार। तो 56 का जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे 56 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सरिस। यहाँ पे शब्द आया ना, सरिस या समान। तो C यहाँ पे सरिस और समान के लिए आपका आता है उपमा अलंकार। पीपर पात सरिस मंडोला, तो उपमा अलंकार B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी। A पाली, B मगधी और C है आपका प्राकृत और D है आपका हिंदी। तो 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा C। संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी, प्राकृत। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध रूप है। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछता है। उज्जवल, तो दोस्तों C है आपका उज्जवल और D आपका उज्ज्वल। तो दोस्तों, इसमें जो उज्ज्वल होता है तो उज्ज्वल में हमेशा हाफ जा 2 बार आता है। क्लियर। उज्ज्वल, उज्ज्वल। क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। प्रदर्शनी शब्द का शुद्ध रूप है। A प्रदर्शनी और B है आपका प्रदर्शनी, C है आपका प्रदर्शनी और D आपका प्रदर्शनी। तो दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन होगा 59 का वो हो जाएगा आपका
डी प्रदर्शनी। जिस तरह से आप दर्शन लिखते हैं उसमें प्रा जोड़ दीजिएगा और ना पे बड़ी की मात्रा, तो हो गया प्रदर्शनी। क्लियर। और 60 नंबर क्वेश्चन है, सत चयन का संधि विच्छेद है। ए सत धन चयन, बी सत धन चयन, सी सद धन चयन और डी आपका समधन चयन। तो दोस्तों यहाँ पर 60 का जो सही आंसर होगा ये कौन सी संधि है, ये है व्यंजन संधि और इसमें सत चयन सत धन चयन ताकि नीचे हलंत रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, सत धन चयन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, हिंदी की स्वर्णयुग किस काल में रहा है। ए रीतिकाल, बी भक्तिकाल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, हिंदी का स्वर्णयुग किस काल में रहा है, हिंदी का स्वर्णयुग रहा है भक्ति काल में। क्लियर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 62 देखते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, बी अपना संबंध तोड़ना, सी लिखे हुए को काट देना, डी है बहुत अच्छा लिखना। तो दोस्तों ये ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 62 का क्या ऑप्शन सही होगा, बहुत अच्छा लिखना, कलम तोड़ने का मतलब होता है। अब हम देखते हैं 63, पीताम्बर कौन सा समास है। ए बहुब्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों पीताम्बर हम भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र को कहते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 है, पंचवटी कौन सा समास है। ए द्विगु, बी बहुब्रीहि, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए द्विगु, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही यहाँ पर हम आपको हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आपको पूछी जा रही हैं ये सब चीज़ें हमने पढ़ाई है। तो अगर आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है तो एक बार ज़रूर वीडियो को विजिट करिए। तो 64 का आपका ए सही हो गया। और 65 देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद है। ए पो धन अक, बी पा धन अक, सी पौ धन अक और डी है पा धन अक। तो दोस्तों 65 का जो सही आंसर होगा, पावक का संधि विच्छेद होगा पौ धन अक, पावक। 66 देखते हैं, जगदीश का संधि विच्छेद है। ए जगत धनीश, बी जग धनीश, सी जगत धनीश, डी है आपका जगत धन दीश। तो दोस्तों यहाँ पर जगदीश भी है, ये आपका व्यंजन संधि है। तो ये 66 में हम देखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जगत धनीश, ताकि नीचे हलंत। क्लियर। जगत धन ईश। अब हम देखते हैं 67, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ए लौकिक संस्कृत, बी वैदिक संस्कृत, सी सौरसेनी अपभ्रंश और डी मगधी। तो दोस्तों 67 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, वो हो जाएगा आपका सी सौरसेनी अपभ्रंश से। अब हम देखते हैं 68, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है यहाँ पर अरबी भाषा का। तो ए नमाज, बी दीदार, सी गुनाह, डी आपका गवाह। तो दोस्तों 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अरबी भाषा का शब्द है गुनाह। अब हम देखते हैं 69, पंच गददा एक संख्यावाची शब्द है, अर्थ की दृष्टि से इसके अंतर्गत आने वाले पदार्थ हैं। ए 2, बी 4, सी 5 और डी 6। तो दोस्तों पंचगद्दा एक संख्यावाची शब्द है। तो यहाँ पर आपका 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी 5, पंच मतलब 5। तो 69 का आंसर सही हो जाएगा सी। अब 70 देखते हैं, हाथ का मैल मुहावरे का अर्थ है। ए कीमती वस्तु, बी तुच्छ वस्तु, सी गंदा वस्तु, डी बेस कीमती वस्तु। तो दोस्तों यहाँ पर हाथ का मैल का मतलब होगा बी तुच्छ वस्तु। 71 देखें, साकेत के रचनाकार कौन है। ए जयशंकर प्रसाद, बी मैथिली शरणगुप्त, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डी है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, साकेत के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। क्लियर। बी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 72 क्या है यहाँ पर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? ए श्याम सुंदर दास, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 73 देखें, ढिढोरा पीटना मुहावरे का अर्थ है। ए संघर्ष करना, बी समय व्यतीत करना, सी व्यर्थ का काम करना और डी बातों को प्रचारित करना। तो दोस्तों 70 यहाँ पर 3 हम देख रहे हैं, तो 73 का जो ढिढोरा पीटना का मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका बातों को प्रचारित करना। एक तरह से ढिढोरा पीटना, बातों को प्रचारित करना। क्योंकि देखिए अगर अभी भी ये तो हम लोग घरों में भी लोग अक्सर यूज कर लेते हैं कि ढिढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, लोग कहते हैं ना, इसका ये मतलब कि ये बात फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बातों को प्रचारित करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, अंगुली में आटा गीला करना। अंगुली में आटा गीला करना मुहावरे का अर्थ है अकारण नुकसान होना, काम काज बंद होना, मुसीबत में मुसीबत आना, व्यर्थ का काम करना। तो 74 का जो सही आंसर होगा, अंगुली में आटा गीला करना का मतलब होता है व्यर्थ का काम करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 74 का। अब हम चलते हैं 75 की तरफ। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है ए मांगना, बी पछताना, सी दुखी होना, डी निष्प्रभ होना। तो दोस्तों 75 का जो सही आंसर होगा, हाथ मलना का मतलब होता है पछताना। 76 की तरफ चलते हैं। दानवीर कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। तो दोस्तों यहाँ पर 76 का जो सही आंसर होगा, दानवीर जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। 76 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 77, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ए आयोजित, बी आयोजित, सी आयोजित और डी है आयोजित। तो दोस्तों यहाँ पर 77 का वर्तनी हमें देखना है, तो यहाँ पर 77 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी आयोजित। 78 देखते हैं, कल्पना का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? यानी कि इसका विलोम पूछा गया है। कल्पना, ए यथार्थ, बी असली, सी सही, डी वास्तविक। तो दोस्तों ये 78 का जो सही आंसर होगा, कल्पना का मतलब उल्टा होता है, यानी कि उसका विलोम होता है। कल्पना का मतलब इमेजिन और ये यथार्थ का मतलब रियलिटी, यथार्थ। 79 देखते हैं, तरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए लहर, बी छिछला, सी सरोवर और डी नौका। तो दोस्तों 79 का जो सही आंसर होगा, तरी का मतलब होता है 79 का डी ऑप्शन सही होगा, नौका। 80 देखते हैं, आँख का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ए चक्षु लोचन, सी अच्छी और डी धात्री। तो दोस्तों 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, धात्री नहीं है, बाकी चक्षु लोचन और अच्छी आँख का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए हरि, बी सारंग, सी खग, डी भोगी। तो दोस्तों यहाँ पर 81 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है पूछा गया। दोस्तों ये अक्सर गलती हो जाती है कि जब नहीं है को हम भूल जाते हैं जल्दी में पढ़ना, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आता है और नहीं को अक्सर बाद में लिखने की वजह से वो जल्दी में हम पढ़ना भूल जाते हैं। तो सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 81 का सी, खग। मतलब क्या होता है? पंछी होता है। अब हम देखते हैं 82, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ए चीनी, बी रूसी, सी जापानी, डी जर्मनी। तो 82 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। 83 देखें, आस्तिक संक्षिप्तीकरण है विज्ञान के प्रति आस्थावान, ईश्वर के प्रति आस्थावान, परिवार के प्रति आस्थावान और प्रकृति के प्रति आस्थावान। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें
आस्तिक संक्षिप्तीकरण है एक तरह से 83 का। आस्तिक का मतलब होता है ईश्वर के प्रति आस्थावान। आस्तिक का विलोम नास्तिक होता है। अब हम देखते हैं 84। निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? ए, स, बी, ह, सी, ल और डी, छ। तो दोस्तों 84 का जो सही आंसर होगा स्पर्श व्यंजन, यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 देखें, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? ए आम्र, बी आँख, सी आंसू और डी ईंट। तो दोस्तों 85 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, आम्र जो है तत्सम शब्द है, बाकी नहीं है। 86 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? ए कौवा, बी कुत्ता, सी कोयल, डी ए सभी। तो दोस्तों 86 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। 87 देखिए, क का उच्चारण स्थान है? ए कंठ, बी तालु, सी मूर्धा, डी दंत। तो दोस्तों का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, ए कंठ, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। अब हम देखते हैं 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आय, बी आँख, सी आदत और डी आलस्य। तो 88 का जो सही आंसर होगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग इसमें कौन है? आलस्य। डी ऑप्शन आपका सही होगा। 89 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ए पंछी, बी केकड़ा, सी चकोर और डी गिलहरी। तो दोस्तों 89 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग में, वो हो जाएगी गिलहरी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय है? ए छ, बी य, सी य और डी आय। तो दोस्तों 90 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी ई, क्षत्रिय, ई य। बी ऑप्शन आपका सही हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ज्ञानवंत शब्द में प्रत्यय है? ए ल, बी लख, सी नऊ और डी वंत। तो 91 का जो सही आंसर होगा ज्ञानवंत में जो प्रत्यय है वो है वंत, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कनक का कौन सा अर्थ नहीं है? ए चंद्रमा, बी सोना, सी धतूरा, डी नागेश्वर। तो 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए। 93 देखते हैं, चुनाव में नेता लोग पानी की तरह रुपया बहाते हैं, इस वाक्य में पानी का क्या अर्थ है? ए लोभ, बी व्यर्थ, सी प्रतिष्ठा, डी लज्जा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, व्यर्थ में पैसा बहाते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? एक संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है। तो 94 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आप भले आए। यहाँ पर क्या है? क्रिया विशेषण है। आना एक क्या है? क्रिया है, और इसके पहले जो वर्ड आया है भले वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहा है। 96 किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है? सांच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो दोस्तों यहाँ पर 96 का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, वैभव क्षणिक होता है। तो एक तरह से 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये सही सटीक है। 97 देखें तो इसमें है 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोकोक्ति का अर्थ है बहुत कठिन कार्य, असंभव बड़ी शर्त रखना, और सी है छोटे या कमज़ोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, और डी है मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें 97 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा डी, मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ, इसका डी ऑप्शन सही था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? ए 6, बी 7, सी 9 और डी 10। तो दोस्तों 98 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा काव्य में रस माने जाते हैं 9, और भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या थी, दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने रस जब पढ़ाया था
तो बहुत अच्छे से क्लियर की है कि कहाँ पर कितने रस कौन कितने रस को मान्यता देता है, टोटल कितने रस हैं। तो कहीं पे आपको मिलेंगे 8, कहीं पे 9, कहीं पे 11। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं इसको आप हिंदी व्याकरण की जो लिंक हम दे रहे हैं उसमें आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और अक्सर जब टॉपिक क्लियर नहीं होता है तो हम कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसलिए आप ज़रूर देखिएगा। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? टोटल जो माने जाते हैं वो 98 का जो सही आंसर होगा वो है सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। मैला आंचल किसका उपन्यास है? अशोक वाजपेयी, बी आपका फणेश्वर नाथ रेणु, सी गोपाल प्रसाद नीरज और डी हीरानंद वात्स्यायन। तो दोस्तों जो मैला आंचल उपन्यास है वो है आपका बी ऑप्शन फणेश्वर नाथ रेणु का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। ए टिप्पण, बी आरोपण और सी है प्रस्ताव और डी है प्रारूपण। ड्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है हिंदी में? उसका मतलब होता है डी प्रारूपण। तो दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।